नहीं पर समझ की सुंदर काया है। Born to be remembered, born to be remembered, born to be remembered, born to be remembered। जाने कहाँ मेरा जिगर गया जी। अरे 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 अरे, आप क्या सोचने लगे कि आज मैं गाऊंगी? नहीं नहीं नहीं, आज मैं फिर आपको एंटरटेन करने के लिए और आपको बहुत सारी पर्सनालिटी से रूबरू करवाने के लिए आ चुकी हूँ आपके अपने शो बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड में। मैं हूँ आपकी दोस्त बबीता जैन। वैसे दोस्तों, आपने गौर फरमाया होगा कि कुछ गायिकाओं की आवाजों में दर्द होता है, तो कुछ में शरारत, कुछ में शोक, तो कुछ में हया। लेकिन एक ही गायिका में अगर ये सारे भाव देखने को मिले तो वो निसंदेह ही बहुत प्रतिभावान फनकार होगी। आज हम बात करेंगे उस पार्श्व गायिका की जिसने 50 के दशक में लोगों को अपनी आवाज से मंत्रमुग्ध कर दिया था। फिर चाहे वो जाने कहाँ मेरा जिगर गया जी गाने का चंचल अंदाज हो, बाबूजी धीरे चलना की लुभावनी शैली, या वक्त ने किया क्या हंसी सितम का दर्द भरा भाव, उन्होंने अपनी आवाज को हर तरह के गाने के अनुसार अनुकूलित किया। दोस्तों, आज जन्मदिन है बॉलीवुड की मखमली आवाज की मल्लिका गीता दत्त जी का। गीता दत्त का जन्म गीता रॉय चौधरी के नाम से 23 नवंबर 1930 यानी 1930 को फरीदपुर शहर में हुआ था। बचपन में ही वो अपने परिवार के साथ मुंबई आ गई थीं। उनका बचपन से ही संगीत के प्रति रुझान रहा। कहते हैं कि एक बार छोटी सी गीता कुछ गुनगुना रही थी। वहीं से गुजर रहे एक म्यूजिक डायरेक्टर हनुमंत प्रसाद ने उनकी आवाज सुनी और मुग्ध हो गए। गीता जी के माता पिता को उन्होंने राय दी कि वो गीता को संगीत की तालीम अवश्य दें। और ये वही व्यक्ति थे जिन्होंने गीता जी को बॉलीवुड में भक्त प्रहलाद फिल्म में पहला ब्रेक दिया। हालांकि इस फिल्म में उन्होंने सिर्फ 2 लाइन्स ही गाईं, लेकिन अपनी आवाज से उन्होंने रिकॉर्डिंग स्टूडियो में सबको स्तब्ध कर दिया। उन्होंने संगीत की प्रारंभिक शिक्षा भी हनुमंत प्रसाद जी से ही हासिल की। इस फिल्म के बाद उन्होंने कश्मीर की कली, सर्कस किंग आदि जैसी फिल्मों में गाया, लेकिन इन फिल्मों के बॉक्स ऑफिस पर असफल होने की वजह से उनकी योग्यता जनता से अनजान रही। खुशकिस्मती से इस दौरान उनकी पहचान SD बर्मन से हुई। उन्होंने गीता जी को अपनी अगली फिल्म 2 भाई में गाने का मौका दिया। इस फिल्म में उनका गाया गीत मेरा सुंदर सपना बीत गया लोगों के बीच काफी लोकप्रिय हुआ और इस गाने के साथ गीता दत्त ने इंडस्ट्री में पार्श्व गायिका के रूप में अपनी पहचान बना ली। मेरा सुंदर सपना बीत गया, मैं प्रेम में सब कुछ हार गई, बेदर्द जमाना जीत गया, मेरा सुंदर सपना बीत गया। काली बदरिया छाई है, तू कली कली मुस्काई है, काली बदरिया छाई है, तू कली कली मुस्काई है, मेरी प्रेम कहानी खत्म हुई, मेरे जीवन का संगीत गया, मेरा सुंदर सपना बीत गया। वर्ष 1951 यानी 1951 में गीता दत्त के सिनेमा करियर के साथ ही व्यक्तिगत जीवन में भी एक नया मोड़ आया।
फिल्म बाजी के निर्माण के दौरान उनकी मुलाकात निर्देशक गुरुदत्त साहब से हुई और इस मुलाकात के बाद इन दोनों की प्यार का सिलसिला शुरू हो गया। 1953 यानी 1953 में दोनों ने अपने प्यार को मुकाम दिया और वो दोनों शादी के बंधन में बंध गए। हम आपकी आँखों में इस दिल को बसा दे तो, हम मूंद के पलकों को इस दिल को सजा दे तो, हम आपकी आँखों में इस दिल को बसा दे तो, हम मूंद के पलकों को इस दिल को सजा दे तो, हम आपकी आँखों में इस दिल को बसा दे तो, इन जुल्फों में गोंदेंगे हम फूल मोहब्बत के, जुल्फों को झटक कर हम ये फूल गिरा दे तो, इन जुल्फों में गोंदेंगे हम फूल मोहब्बत के, जुल्फों को झटक कर हम ये फूल गिरा दे तो, हम आपकी आँखों में इस दिल को बसा दे तो। गीता दत्त और गुरुदत्त की जोड़ी संगीत इंडस्ट्री में बहुत ही सफल साबित हुई। फिल्म कागज के फूल में गाया हुआ गाना वक्त ने किया क्या हंसी सितम अमिताभ बच्चन के सबसे पसंदीदा गानों में से एक है। वैसे तो गीता जी ने हिंदी, बांग्ला और नेपाली फिल्मों में कई गाने गाए, लेकिन उनका काम SD बर्मन, OP नैयर और हेमंत कुमार के साथ बहुत सराहा गया। ये उनकी सबसे बड़ी खासियत थी कि वो पारंपरिक गाने और पाश्चात्य शैली के गीत दोनों ही बड़ी सहजता से गा लेती थीं। उनके मन की बेचैनी तथा कोमलता एक एक शब्द में साफ झलकती है। फिल्म चाहे बाजी हो या आर पार, CID हो या प्यासा, कागज के फूल हो या 14वीं का चांद, उनके स्वर की विविधता के कायल हो जाते थे सुनने वाले। दोस्तों, गीता जी जितनी सफलता संगीत की दुनिया में हासिल कर रही थी, व्यक्तिगत जिंदगी में उनकी उतनी ही मुश्किलें बढ़ती जा रही थीं। गुरुदत्त के साथ उनके रिश्ते में दरार आ गई। कहा जाता है कि गुरुदत्त चाहते थे कि गीता जी सिर्फ उनकी निर्देशित फिल्मों में काम करें, लेकिन काम के प्रति समर्पित गीता जी ने शुरू में तो ऐतराज जताया, लेकिन बाद में अपना वैवाहिक जीवन बचाने के लिए हाँ कर दी। लेकिन उनके बढ़ते दखल के चलते आखिरकार वो उनसे अलग हो गई। व्यक्तिगत जिंदगी में आए इस तूफान की वजह से उनकी गायकी पर इसका असर दिखने लगा और सबसे बड़ा धक्का उन्हें तब लगा जब गुरुदत्त की नींद की गोलियां खाने से मृत्यु हो गई। गुरुदत्त जी की मौत से गीता जी टूट गई थीं। उन्होंने गाना भी बंद कर दिया था।
अपनी आवाज से श्रोताओं को मदहोश करने वाली पार्श्व गायिका गीता दत्त ने अंततः 20 जुलाई 1972 यानी 1972 को इस दुनिया से विदाई ले ली। आज मधुर आवाज की इस मल्लिका को हम उन्हीं के गाए हुए एक गीत के साथ विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं। दोस्तों, ये तो 100% सच है कि प्रतिभा और बुद्धि किसी भी परिस्थिति की दासी नहीं होते हैं। एक प्रतिभावान व्यक्ति अपनी प्रतिभा के बल पर सारी बाधाओं को लांघते हुए अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेता है। वरना क्या ऐसा भी कभी हो सकता है कि एक साधारण से कारपेंटर का बेटा, जिसे निम्न स्तर की साधारण सी शिक्षा मिली हो, वो भौतिकी जैसे कठिन विषय में नोबेल पुरस्कार प्राप्त कर सके? जी हाँ दोस्तों, आज हम एक ऐसे ही शख्स का जीवन क्रम, उनकी उपलब्धियां और विज्ञान के क्षेत्र में उनके योगदान को याद कर रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं भौतिक विज्ञान के हॉलैंड के प्रसिद्ध वैज्ञानिक जोहानेस डियरड्रैक वंडर वॉल्स की, जिनका जन्म आज ही के दिन 23 नवंबर 1837 यानी 1837 को हॉलैंड के लिएडेन में हुआ था। वो अपने माता पिता की 10 संतानों में सबसे बड़ी संतान थे। उनके पिता एक कारपेंटर थे, जिस वजह से उनकी प्रारंभिक शिक्षा निम्न तबके के अन्य बच्चों की तरह साधारण स्कूलों में हुई। उस समय हॉलैंड में यूनिवर्सिटीज में प्रवेश लेने के लिए स्टूडेंट्स को क्लासिकल लैंग्वेज यानी कि विश्व की श्रेष्ठ भाषाओं जैसे फ्रेंच, जापानी, स्पेनिश, जर्मन, इटालियन, ग्रीक, पुर्तगाली और डच में पढ़ना जरूरी था, जो कि आम स्कूलों में नहीं था। इस वजह से जोहानेस को यूनिवर्सिटी में सीधा प्रवेश नहीं मिला, लेकिन उन्होंने इस वजह से अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी और वो नाइट क्लास में भौतिक और गणित की पढ़ाई करने लगे। इस बीच उन्होंने टीचर्स ट्रेनिंग ली और स्कूल में गणित और भौतिकी के अध्यापक बन गए। इसी दौरान 1863 यानी 1863 में हॉलैंड सरकार ने सेकेंडरी स्कूलिंग में अध्यापन के लिए एक नई पद्धति HBS लागू की। जोहानेस उसमें पढ़ना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने 2 वर्षों तक अपने अतिरिक्त समय में पढ़ाई कर इसके लिए जरूरी परीक्षा पास की। इस तरह वो इस पद्धति के स्कूल में अध्यापक बन गए। 1866 यानी 1866 में वो हैग में फिजिक्स के अध्यापक बन गए। वो लिएडेन के नजदीक रहना चाहते थे ताकि वो यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर सके। इसी दौर में हॉलैंड सरकार ने यूनिवर्सिटी में प्रवेश के लिए क्लासिकल लैंग्वेज जानने की योग्यता में ढील देने के लिए वहां के शिक्षा मंत्री को अधिकृत किया। इसी नियम के तहत जोहानेस ने यूनिवर्सिटी में प्रवेश ले लिया। जोहानेस की थीसिस का विषय था ऑन द कंटिन्यूटी ऑफ गैसेस एंड लिक्विड स्टेट। इस थीसिस में उन्होंने मॉलिक्यूलर वॉल्यूम और मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन का अध्ययन किया। 1877 यानी 1877 में उन्हें म्युनिसिपल यूनिवर्सिटी ऑफ एम्स्टरडैम में प्रोफेसर के पद पर नियुक्त किया गया। वो इस यूनिवर्सिटी में 70 वर्ष की उम्र तक काम करते रहे, जब तक वो रिटायर नहीं हुए। इसके बाद इस पद को उनके पुत्र ने संभाला। जोहानेस के अध्ययन का विषय मुख्यतया थर्मोडायनेमिक्स था।
अपनी थीसिस में उन्होंने आर क्लॉसियस की थ्योरी पर काम किया, जिसमें क्लॉसियस का मानना था कि गर्म करने पर एक मॉलिक्यूल की गति यानी मोशन प्रभावित होती है। जोहानेस ने गैस और द्रव पर प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर के प्रभाव का अध्ययन किया। इस पेपर में उन्होंने बताया कि विशेष परिस्थितियों में गैस और द्रव एक दूसरे की अवस्था में परिवर्तित होते रहते हैं। पदार्थ की ये दोनों अवस्थाएं न केवल आपस में लगातार बदलती रहती हैं, बल्कि उनकी प्रकृति भी समान रहती है। ये पेपर इतना महत्वपूर्ण था कि प्रसिद्ध साइंटिस्ट जेम्स मैक्सवेल ने उनके बारे में कहा था कि इसमें कोई शक नहीं है कि आने वाले दिनों में जोहानेस वंडर वॉल्स का नाम अणु वैज्ञानिकों की सूची में सबसे आगे रहेगा। Scientist Johannes Dieterich van der Waals is the sum of the attractive or repulsive forces between molecules other than those due to covalent bonds, the hydrogen bonds, or the electrostatic interaction of ions with one another or with neutral molecules or charged molecules. Van der Waals forces define many properties of organic compounds, including their solubility in polar and non-polar media. उनके द्वारा दी गई थ्योरी लॉ ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग स्टेट के आधार पर 1898 यानी 1898 में जे डियोर ने हाइड्रोजन गैस को और 1908 में H.K. ओनियस ने हीलियम गैस का द्रवीकरण किया, यानी कि गैस को द्रव के रूप में बदला। आज इस विधि का उपयोग कई क्षेत्रों में किया जाता है। अंतरिक्ष में जाने वाले यान ईंधन को गैस के द्रव के रूप में ही ले जाते हैं। थर्मोडायनेमिक्स के क्षेत्र में उन्होंने कई थ्योरीज दी जो उनके नाम से जानी जाती हैं, जैसे वंडरवॉल्स इक्वेशन ऑफ स्टेट्स, वंडरवॉल्स फोर्सेस, वंडरवॉल्स मॉलिक्यूल और वंडरवॉल्स रेडियाई। इसके अलावा उन्होंने माना है कि द्रव या गैस की बाउंड्री लेयर में घनत्व बड़ी तेजी से परिवर्तित होता है। जोहानेस को 1910 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिलने के अलावा कई अन्य पुरस्कार और सम्मान मिले, जिसमें प्रमुख थे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट, मॉस्को की इंपीरियल सोसाइटी ऑफ नेचुरलिस्ट, रॉयल आयरिश अकेडमी, अमेरिकन फिलोसॉफिकल सोसाइटी की मानद सदस्यता और विश्व की कई अन्य सोसाइटीज की सदस्यता प्रदान की गई। 8 मार्च 1923 यानी 1923 को इस महान साइंटिस्ट की एम्स्टर्डम में मृत्यु हो गई। आज उनके जन्मदिन पर हम उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। Born to be remembered. Born to be remembered. दोस्तों, मनुष्य और जानवरों की हिफाजत और विकास के लिए सैकड़ों शोध और प्रयोग किए गए हैं, लेकिन आमतौर पर जो जाति उपेक्षित रह जाती है वो है जल के जीवों की। ये तो आपने बचपन में स्कूल में पढ़ा ही होगा कि धरती का 70% से अधिक क्षेत्रफल पानी से भरा है और 30 से कम भूमि है। बाकी प्रणालियों की तरह समुद्री जीव की जैव विविधता यानी बायोडायवर्सिटी कायम रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है, लेकिन 19वीं सदी में शुरू हुए औद्योगिकीकरण की वजह से समुद्री जैव विविधता में गिरावट ही देखी गई है। वैसे समुद्री आवासों के विनाश के कई कारण हैं, लेकिन उनमें से प्रमुख है कारखानों का प्रदूषण, जिनसे पानी दूषित होता है। जालदार जहाज जो एक विशाल स्तर पर समुद्र की वनस्पतियों और प्राणी समूह का विनाश करते हैं, घरों और कारखानों का कूड़ा कचरा जो समुद्रों में फेंका जाया करता है। क्या आप जानते हैं कि आज दुनिया में 1% से भी कम पीने का पानी उपलब्ध है? दुनिया की 1/3 जनसंख्या पानी की कमी में रह रही है। आज हम बात करेंगे उस शख्स की जिन्होंने मुख्य धारा के करियर विकल्प न अपना के अपनी जिंदगी मछलियों और अन्य समुद्री जीवों के अध्ययन पर अर्पित कर दी। आज जन्मदिन है डॉक्टर आर्चीबोल्ड ग्वानलॉक हंट्समैन का, जो कि कनाडा के एक प्रख्यात समुद्री विज्ञानी, शैक्षिक और मछली पालन जीव विज्ञानी थे। वो सबसे ज्यादा अपनी अटलांटिक की सोलोमोन मछलियों पर किए गए शोध और फास्ट फ्रीजिंग फिश फिलेट्स के आविष्कार के लिए जाने जाते हैं।
हंट्समैन का जन्म 23 नवंबर 1883 यानी 1883 को कनाडा के ओंटारियो शहर में हुआ था। कला में स्नातक करने के बाद उन्होंने टोरंटो विश्वविद्यालय में मेडिकल की पढ़ाई की और 1907 में बैचलर ऑफ मेडिसिन की डिग्री हासिल की, लेकिन उन्होंने कभी भी डॉक्टरी का पेशा नहीं अपनाया। शुरू में उन्होंने टोरंटो विश्वविद्यालय में ही जूलॉजी के डिपार्टमेंट में एक लेक्चरर के तौर पर काम किया और 1911 में सेंट एंड्रयूज बायोलॉजिकल स्टेशन में क्यूरेटर के पद पर नियुक्त हो गए। इसी दौरान कनाडा की सरकार ने नॉर्वे के मत्स्य पालन जीव विज्ञानी जोहान जॉर्ट को हेरिंग मछलियों की हालत जांचने के लिए नियुक्त किया। जॉर्ट ने कनाडा को मत्स्य पालन जीव विज्ञान और स्कैंडिनेविया की समुद्री विज्ञान के नए विकासों से परिचित करवाया, जिस वजह से हंट्समैन का फोकस एसिडियन मछलियों के वर्गीकरण से बदलकर मत्स्य पालन विज्ञान की समस्याओं पर केंद्रित हो गया। हंट्समैन ने इसी स्टेशन में 1919 से 1934 तक निदेशक के पद पर काम भी किया और इसी वजह से वो मत्स्य पालन विज्ञान में महत्वपूर्ण विकासों का योगदान देने में सक्षम हो पाए। हंट्समैन के सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक है फास्ट फ्रोजन फिश फिलेट्स का आविष्कार करना। फिशरीज एक्सपेरिमेंटल स्टेशन में उन्होंने कोल्ड स्टोरेज का निर्माण किया, जो कि फ्रीजर के पाइप्स जल्दी से फ्रॉस्ट नहीं होने देता। इस वजह से मछलियों को लंबे समय तक खाने के इस्तेमाल के लिए फ्रिज में रख सकते हैं। हंट्समैन की इस खोज को सिर्फ फ्रिज ही नहीं बल्कि कार और रेलों को भी ठंडा करने के लिए इस्तेमाल किया गया। 1921 यानी 1921 में हंट्समैन ने यूएस, कनाडा, फ्रांस और ब्रिटेन को संगठित कर फिशरीज और ओशनोग्राफिक शोध करने के लिए नॉर्थ अमेरिकन काउंसिल ऑन फिशरीज रिसर्च स्थापित किया। हंट्समैन ने अपने कार्यालय में किए शोध पर आधारित 200 से अधिक वैज्ञानिक रिपोर्ट्स प्रकाशित की। उन्होंने 1938 में रॉयल सोसाइटी ऑफ कनाडा के अध्यक्ष के तौर पर भी कार्य किया और 1952 में प्रतिष्ठित फ्लेवेल मेडल के विजेता भी रहे। वर्ष 2000 में कनाडा पोस्ट ने उनके सम्मान में डॉक्टर आर्चीबोल्ड ग्वानलॉक हंट्समैन द फिशरमैन्स फ्रेंड के टाइटल से 46 सेंट्स का पोस्टेज स्टैम्प भी जारी किया। आज उनके जन्म दिवस पर हम उन्हें हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। Born to be remembered. Born to be remembered. और दोस्तों, अब समय हो गया है आपसे विदा लेने का। तो फिलहाल के लिए बबीता जैन को दीजिए यहीं पर इजाजत। मिलूंगी आपसे फिर बहुत जल्द। नमस्कार। मैं बनना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में, मैं उड़ना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में। सपनों की है उड़ान, कांटे बन गए फूल समान, रोक न पाए वो मुझको मुट्ठी में मेरी है आसमां। इस कार्यक्रम के कार्यकारी निर्माता जैनेंद्र सिंह।